हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो ये आ गए अपन सोशल साइंस का पार्ट नंबर सेकंड। ये जो चैप्टर फर्स्ट था उसका पार्ट नंबर सेकंड लेकर के। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में अपन सभी लोगों ने पढ़ लिए थे 10 क्वेश्चन, और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पहला, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो अपन पहले नंबर समझ लेते हैं कि श्वेत क्रांति है क्या। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, अपन ने बहुत सारी क्रांतियां वगैरह पढ़ी है। श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति, ये सभी चीजें पढ़ते हैं। तो श्वेत का मतलब होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। और सफेद क्या होता है? दूध। चलिए यहाँ पर डायग्राम में देखें, आपको यहाँ बगल में इस वाले अपन ने नेक्स्ट में जो सेकंड नंबर का पार्ट है, इससे एक चीज नई की है अपन ने कि यहाँ से डायग्राम बनाना प्रारंभ कर दिया है कि हर चीज का डायग्राम आपको सामने दिखाई दे तो ज्यादा क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ में आता है। वो क्या था कि साइंस में डायग्राम वगैरह अपन ने बनाए थे, उस मजबूरी होती है बनाना। तो बच्चे कह रहे थे सर साइंस में तो अच्छे आ रहे हैं, हम लोगों को समझ में भी आ रहा है डायग्राम से, और सोशल में भी क्या कर दीजिए, डायग्राम डाल दीजिए। तो अपन ने सोशल में भी डायग्राम यहाँ से जो जो आता है डालना प्रारंभ कर दिया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपको एक गाय दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? गाय। और गाय के बगल में, यहाँ पर बगल में देखो, ये बोतलें भरी रखी है बहुत सारी दूध की। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या होता है? दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। क्लियर हुआ? चलिए आपको यहाँ से याद रखना है श्वेत से। कहाँ से याद रखना है? श्वेत। श्वेत अर्थात सफेद, और सफेद क्या होता है? दूध। तो यहाँ दूध के उत्पादन को हमें बढ़ावा देना क्या कहलाया? श्वेत क्रांति। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर अपन ने जो अंतर लिखा है वो वैसे नहीं तरीके लिखा है, बेसिकल तरीके से जैसे आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को अंतर लिख देना है, एक साइड लिख देना है श्वेत क्रांति और एक साइड पीत क्रांति। ठीक है, और श्वेत क्रांति का फर्स्ट नंबर का पार्ट श्वेत क्रांति में, और सेकंड नंबर का वहां पे इस तरीके से लाइन बाय लाइन क्या कर देने, लिख देने हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो देखो अपन ने लिखा श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर निम्न है। तो पहले नंबर हमने लिखा श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति में क्या लिखा है? श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकटता का संबंध है। यहाँ पर आपने इसीलिए जो डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर ये गाय इसीलिए रखी गई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें किसको पाला जाता है? पशुओं को। तो इसका पशुपालन से क्या है? निकटता का संबंध है। ये गाय दिख रही है कि नहीं दिख रही है? चलिए फिर आते हैं दूसरा, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। किसके किसके नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का है यहाँ पर, श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बगल में। चलिए अब आ जाते हैं पीत क्रांति। तो पीत क्रांति का मतलब देखिए, नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल जो है अपना, टोटल क्या दिखाई दे रहा है? तिलहन फसलों से सबसे भरे खेत क्या हो रहे हैं? हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए चारों तरफ ऐसे रंग लग रहा है जैसे सरसों के खेत हमें क्या हो, दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और सरसों से हम जानते हैं क्या निकलता है? तेल निकलता है। सरसों का तेल तो सुना ही है कि नहीं सुना है? यूज भी किया है। तो यहाँ पर हरित क्रांति में, टोटल हरित क्रांति जो खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। तो यहाँ देखें पीत क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल और तिलहनी फसलों से, मतलब जिन फसलों से क्या होता है? तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर का पार्ट जो कुछ इसमें थर्ड नंबर का जो पॉइंट है उसमें कह रहा है खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को हम क्या कहते हैं? पीत क्रांति। क्लियर? चलिए अब ध्यान से सुने। आपको जैसे, ये तो केवल मैंने आपको बता दिया कि ये श्वेत क्रांति और ये पीत क्रांति। अब आपको जैसे आंसर लिखना है वो ये है कि एक साइड लिखना है आपको श्वेत क्रांति और दूसरे साइड लिखना है पीत क्रांति। तो श्वेत क्रांति में पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट लिखना है कि श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है कि पीत क्रांति, जो पीत क्रांति है इसे पीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका एक पॉइंट क्या हो गया? कवर हो गया। नेक्स्ट वाला आपको पॉइंट लिखना है जो सेकंड नंबर का है, वो ये लिखना है कि श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकटता का संबंध है। किससे संबंध है? पशुपालन से निकटता का संबंध है। और यहाँ पर लिख देना है कि पीत क्रांति का खाद्यान्न फसलों, खाद्यान्न नहीं, खाद्य तेलों और तिलहनी फसलों से निकटता का संबंध है। दो पॉइंट हो गए। और थर्ड नंबर का ये जो पॉइंट है आपको लिख देना है कि श्वेत क्रांति में दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, और पीत क्रांति में क्या लिख देना है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। तो ये है बिल्कुल सिंपल वाले। क्लियर? और जो बच्चे ये वाले याद कर सके उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये केवल नोट्स बनाने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया है,
क्योंकि अपन जो यहाँ पढ़ा रहे हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये था अपना श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर। क्लियर? मैंने आपको श्वेत क्रांति में बताया था कि इसकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने की थी, और कब की थी ये भी पहले वाले पार्ट में बता चुके हैं, तो पहला वाला पार्ट भी क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए, ज्यादा टाइम न लगाते हुए अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि इस पार्ट का सेकंड, और अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो 12 नंबर का। तो यहाँ क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसी भी कीमत पर ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं, समझाइए। तो आप लोगों ने नाम ये बहुत सुना होगा इस क्वेश्चन को कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। चलिए, यहाँ पर आपको ये पहले मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये 2-3 डायग्राम है। ये छोटा नागपुर के पठार के कुछ दृश्य हैं कि इस तरीके से, ये छोटा नागपुर के पठार की, यहाँ जो मैं ये कर्सर चला रहे हैं, ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये क्या है, वर्तमान में जो देखा जाए तो झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। जब शुरुआत में ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये बिहार राज्य जो है, बिहार के दक्षिणी भाग और उड़ीसा तथा उड़ीसा जो है और पश्चिम बंगाल, इनके बीचों बीच का ये फैला हुआ भाग है छोटा नागपुर का पठार। चलिए, तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसे विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है। यार देखना, तो खनिज तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि खनिज तो प्राप्त होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर कहा गया आश्चर्य, कहा गया आश्चर्य क्यों कहा गया, तो आश्चर्य तो हमें ऐसी ही चीजों पर होता है जो कभी संभव ना हो। क्या ना हो? जो कभी कोई चीज संभव ना हो तभी उसी चीज का आश्चर्य होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो देखें यहाँ पर अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे के आंसर पे। देखो, छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है, क्या है, इतना अधिक धनी है कि संपूर्ण विश्व का इसे क्या कहा जाता है, खनिज आश्चर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज आश्चर्य कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत है, टोटल भारत देश का 40% भाग या 40% खनिज पदार्थ यहीं से निकाला जाता है। अब इतना बड़ा भारत देश है, और भारत देश में जितना भी खनिज निकाला जाता है, उस खनिज का 40% केवल इस भाग से निकाला जाता है। अब सोचने वाली बात है, 40% तो समझते हो, जैसे माना कि 100 रुपए है, क्या है, 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से पूरे इतना भारत देश है, उसमें से 100 रुपए अगर इकट्ठे किए जाते हैं तो केवल जो 40 रुपए हैं वो छोटे से भाग यानी छोटा नागपुर के पठार से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये है 40%। तो जो विश्व का सॉरी भारत का जो संपूर्ण खनिज है उसमें से 40% भाग यही पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है बिहार राज्य के दक्षिण भाग में, कहां पर, बिहार राज्य के दक्षिण भाग, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक क्या है, ये फैला हुआ है। और ये जो पार्ट है ये लगभग भारत के कहां पर है, मध्य में है। कहां पर है? मध्य में है। हालांकि लगभग बोला, यहाँ पर क्या शब्द लिखा अपन ने, लगभग, क्योंकि मध्य में तो क्या है, मध्य प्रदेश है। चलिए, छोटा नागपुर का पठार प्राचीन कठोर शिलाओं का होने के कारण, ये जो नागपुर का पठार है यहाँ पर प्राचीन कठोर शिलाओं का मतलब तो समझते हैं चट्टाने हैं, होने के कारण अनेक धात्विक खनिजों का भंडार है। यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, खनिज पाए जाते हैं। बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क की भी खदानें हैं। इसके अलावा यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ये ब्रोमाइट तथा चूने का पत्थर, ये सभी जो खनिज हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, विश्व का खनिज आश्चर्य कहते हैं। और यूं कहा जाए तो खनिज हृदय प्रदेश भी इसे हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो बात समझ में आई, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं। अब ये तो था अपना डिटेल से। अब इसको और शॉर्ट बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, और शॉर्ट बना दिया जाए, बिल्कुल छोटा कर दिया जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो क्या लिखेंगे अपन, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जो भारत है, तो भारत का 40% भाग तो यहीं से निकाला जाता है। 40% खनिज कहाँ से निकाला जाता है, ये छोटा नागपुर के पठार से। और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के खनिज यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ब्रोमाइट, चूना पत्थर आदि खनिज यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। क्लियर हुआ। चलिए एक बार और अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है
अब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन को क्या करना है, बार बार पढ़ लें, लेकिन ये याद आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको और बता रहा हूँ। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है क्योंकि यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत अधिक धनी है। भारत का लगभग 40% खनिज यहीं पाया जाता है। यहाँ पर लगभग संपूर्ण प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, या सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ब्रोमाइट, चूने का पत्थर आदि खनिज क्या होते हैं, यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पढ़ते रहना है। आ जाते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये वाला भी क्वेश्चन कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ देखा जाए तो उसकी अपेक्षा कम है जो अपन इसके पहले पढ़ रहे थे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। हमें ये बताना है, इसके पहले था अपना कि छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है, और यहाँ ये बताना है कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर ही बहुत सारा खनिज पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश को खनिज संपदा की दृष्टि से धनी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ये भी क्या है, यहाँ पर ही बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यह प्रदेश न सिर्फ मैग्नीज, बॉक्साइट तथा कोयला का प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर केवल इतनी चीजें नहीं पाई जाती हैं। अरे आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश है वो हीरा उत्पादन में क्या करता है, प्रथम स्थान रखता है। क्या है, हीरा उत्पादन में क्या होता है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। और हीरे से महंगी कोई चीज है क्या, नहीं है ना, कोई भी खनिज हीरे से महंगा नहीं है। चलिए तो यहाँ देखते हैं, तो अब मध्य प्रदेश स्वाभाविक सी बात है कि खनिज संपदा का क्या कहलाया, भंडार कहलाया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पूर्व, यानी कि अपन जानते हैं कि जब 2000 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो उसके पहले की बात है, जब ये मतलब क्या था, विभाजित नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश राज्य खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र में यानी संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर था। कब की बात है, जब तक अपना ये छत्तीसगढ़ क्या नहीं था, अलग नहीं हुआ था, तब तक मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में भारत में क्या करता था, प्रथम स्थान रखता था। परंतु अब वर्तमान में झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद इसका कौन सा स्थान आता है, अब तीसरा स्थान आता है। तो वर्तमान में इसका कौन सा स्थान है, तीसरा। क्लियर हुआ? तो इस राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। कितने तरह के निकाले जाते हैं, 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ, यानी कि एकाधिकार मतलब अपने यहाँ पर हीरा क्या होता है, मिलता है, इसे उसका अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता, और मिलता है तो बिल्कुल नाम मात्र का मिलता है, इसीलिए। चलिए आगे, चूना पत्थर क्या है, यहाँ पर लिखा चूना पत्थर। और आप लोग यहाँ पर जानते हैं, अपन लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो जो कटनी है, क्या है, कटनी है, तो कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूना नगरी। तो यहाँ देखो, चूना पत्थर, ताम्र, अयस्क और स्लेट के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। इसके अतिरिक्त प्रदेश को कैल्साइट, लेटेराइट तथा रॉक फास्फेट के उत्पादन में भी द्वितीय, और मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है, तृतीय स्थान प्राप्त है। तो इतनी सारी बातें हैं, इसीलिए हमारा जो मध्य प्रदेश है वो खनिज उत्पादन में क्या है, खनिज संपदा का भंडार है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बहुत सारे विकल्प है कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तब आप लोग क्या बताएंगे, प्रथम स्थान। क्लियर? दूसरा है यहाँ पर देखिए कि मैग्नीज के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, मैग्नीज। यहाँ देखिए ये लिखा है मैग्नीज, कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का क्या है, मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तब आप क्या लगाएंगे इसका आंसर, तृतीय स्थान। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज के उत्पादन में क्या है, इसका तृतीय स्थान। ठीक है, अब आपको और बता दिया जाए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं था, क्या नहीं था, जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश का खनिज संपदा में कौन सा स्थान आता था पूरे देश में, तब आता था हमारा प्रथम स्थान। और जब ये अलग हो गए, क्या हो गया, जब ये अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब इसके बाद इसका कौन सा स्थान आने लगा है, तब मध्य प्रदेश का आने लगा है तीसरा स्थान। पहले स्थान था इसका जब छत्तीसगढ़ इकट्ठा था तो पहला था, और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाने के बाद अब इसका कौन सा स्थान आने लगा है, तीसरा। और पहला किसका आता है, तो पहला आता है झारखंड का, और दूसरा आता है छत्तीसगढ़ का, और तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में 21 प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और किस खनिज के उत्पादन के लिए इसे एकाधिकार प्राप्त है, तो हीरा के उत्पादन के लिए इसे क्या है, एकाधिकार प्राप्त
है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आंसर देखते हैं कि मध्य प्रदेश को खनिज संपदा की दृष्टि से धनी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रदेश न सिर्फ मैग्नीज, बॉक्साइट और कोयला का प्रमुख क्षेत्र है, बल्कि हीरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन के क्षेत्र में क्या था, संपूर्ण देश में प्रथम स्थान रखता था। लेकिन जब जैसे ही छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तब ये तीसरा स्थान रखने लगा है। ठीक है, यानी और मध्य प्रदेश में 21 तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कितने तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, 21 तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हीरा उत्पादन में तो मध्य प्रदेश को क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चूना पत्थर, ताम्रस्क और स्लेट के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है। और आगे चले तो द्वितीय स्थान है अपने मध्य प्रदेश का कैल्साइट, लेटेराइट और रॉक फास्फेट के उत्पादन में भी इसका क्या है, द्वितीय स्थान है। तथा मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 13 तो अपन को बनने लगे हैं। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है, इसके लाभ लिखिए। क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है, इसके लाभ लिखिए। तो ध्यान से देखें, अपन लोग जानते हैं कि आज बरसात का जो पानी है वो क्या हुआ, जैसे ही बारिश हुई और हम लोग क्या हो जाता है, बह जाता है। क्या हो जाता है, पानी बह करके चला जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। और बाद में फिर उसके बाद हमें क्या होता है, समस्या जाती है, बोले सब पानी नहीं आ रहा, कहीं ये नहीं हो रहा है, कहीं वो है, जल की समस्या जाती है। तो इसलिए हमें इस समस्या से दूर होने के लिए वर्षा का जो जल है उसे संरक्षित करना आवश्यक है कि नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, आंसर की ओर चलते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां पर यह भूमि पर गिरता है। क्या होता है, जहां पर यह भूमि पर गिरता है। मान लीजिए यहाँ का पानी है तो यहीं पर रहना चाहिए ना, यहाँ पर अपने यहाँ पर पानी गिर रहा है तो ये पानी कहाँ रहना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। और पानी चला जाता है अन्यत्र बह करके, अपन लोग उसको क्या नहीं कर पाते हैं, गौर नहीं कर पाते, और पानी गिरा और बह करके क्या हो जाता है, चला जाता है। क्यों, देखिए जल जो है, जल का प्रथम स्रोत कहा जाए तो क्या है, वर्षा ही है। जल कहाँ से हमें प्राप्त होता है, बारिश के माध्यम से। और जल के अन्य स्रोतों की अगर बात करें तो ये हमें क्या होता है, कुओं, नलकूपों, तालाबों, झरनों, इन सभी से हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है। लेकिन अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा। अब इससे क्या है, ये जो हमें जल संग्रहण अगर हमने कर लिया तो इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 इसका लाभ है, इसे साफ करके स्थानीय लोगों को जल उपयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए जो अपन ने जल इकट्ठा कर लिया, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर इसके क्या कर सकते हैं, जल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है, इसे वर्षा के कम होने या ना होने पर खेतों की सिंचाई के लिए भी उपयोग में क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। जैसे वर्षा का जल हमने कहीं एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जब मान लीजिए पानी नहीं गिरा उसके बाद, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई के उसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सिंचाई की जा सकती है उससे, और अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें, इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में भी बाढ़ नहीं आती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का जो जल है हमने उसे संग्रहित कर लिया, ठीक है, संग्रहित कर लिया, तो फिर आसपास ये पानी एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर किसी अन्यत्र जगह पर बाढ़ नहीं आ पाएगी। फिर आता है 4th नंबर का, यहाँ कह रहा है इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के पानी का जो स्तर होता है वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, यानी कि स्तर जो है ऊपर उठ जाता है, जिससे कुआं और ट्यूबवेलों के द्वारा पानी को हम प्रयोग निकाल करके बार बार क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसे ये होता कैसे है कि जैसे एक जगह पर ना क्या है कि पानी भरा हुआ है तो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता रहता है, तो वाटर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप लोगों ने शायद सुना हो, बहुत सारी योजनाएं चली थी कि गांव का एक पहले अभी भी चलती है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में है, सुना है। इस तरीके से छोटे छोटे से नहरें बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं, बांध जो बनाए जा रहे हैं खेतों वगैरह के वहां ऊपर, इसका कारण यही है कि जल को, वर्षा के जल को क्या किया जाए, संग्रहित किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों वगैरह पे क्या किया जा रहा है, बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं, वो केवल इसलिए किए जाते हैं कि जो बारिश का जो जल है वो बह करके नदियों में चला जाता है, नदियों के माध्यम से बहते बहते न जाने कहाँ पहुंचता है, और समुद्र में वो किसी न माध्यम से पहुंच जाता है। तो हमारे लिए तो किसी उपयोग का नहीं है। तो हम, हमारे यहाँ अगर पानी गिर रहा है तो उसे हम किस तरीके से यूज कर सकें,
है, तो इस पानी को हमें संग्रहित करना है और यही जल का संग्रहण ही हमारा क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये आपका डायग्राम यहाँ दिख रहा है, यहाँ जैसे माने कि ये जल को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। और आप लोगों ने सुना है बहुत सारे स्लोगन आते हैं जल संरक्षण के लिए, तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस तरीके से। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि वर्षा के जल को हम किस तरीके से संरक्षित रखते हैं या वर्षा का संग्रहण क्यों जरूरी है। तो सीधा सीधा यूं कहा जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो जल संकट है वो इतना ज्यादा गहरा ना हो, उसके लिए हमें वर्षा के जल को संग्रहित करना आवश्यक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो समझिए, पहले आप समझिए कि प्रत्यक्ष लाभ क्या है। तो प्रत्यक्ष लाभ वे लाभ होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और अप्रत्यक्ष लाभ का मतलब होता है जो लाभ तो होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो ये कहलाते हैं हमारे अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वनों से हमें कौन कौन से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं और कौन कौन से अप्रत्यक्ष लाभ हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपन ने पहले नंबर हेडिंग डाली कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, क्या डाली हेडिंग, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष मतलब उधर दिखाई देते, उसके अंदर नंबर 1 हेडिंग है अपनी लकड़ी की प्राप्ति। तो वनों से हमें क्या होता है, लकड़ी की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। तो वनों से जो हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है, तो ये लकड़ी हमें 2 प्रकार की प्राप्त होती है। कितने प्रकार की प्राप्त होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 होता है इमारती लकड़ी और नंबर दूसरा होता है जलाऊ लकड़ी। अब आपको बता दूं कि ये इमारती लकड़ी क्या है। इमारती लकड़ी का मतलब होता है जिसका उपयोग फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे सोफा बनाना, बेड बनाना, इस तरीके से जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है वो वाली लकड़ी है हमारी इमारती लकड़ी। और दूसरा होता है जलाऊ लकड़ी, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने वगैरह में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला लकड़ी की प्राप्ति, यहाँ लिखा है वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। ईंधन का मतलब जिससे हम भोजन बनाते हैं। वृक्षों से हमें क्या होता है, सागौन, आप लोगों ने सुना होगा सागौन बहुत अच्छी लकड़ी होती है। इससे हमें बहुत सारे क्या होते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, वो बहुत महंगी होती है। सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आबनूस, चंदन आदि के वृक्षों से हमें क्या होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। और इसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बनाने में करते हैं। तो ये तो हमें दिखाई देता है कि वन से हमें क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। चलिए, तो ये वाला जब दिखाई देता है तो किस लाभ में आ जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ में। नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर का है, ये है गौण पदार्थों की प्राप्ति। देखिए आपको बता दूं, यहाँ पर देखो डायग्राम, यहाँ पर देखो ये बना है अपना जो डायग्राम, इसमें ये दिखा है लकड़ी, दिख रही लकड़ी की नहीं दिख रही है, ये लकड़ी के गट्ठे डले हुए हैं बहुत सारे, ये तो लकड़ी की हमें क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। अब नेक्स्ट वाला है, इसमें अपन ने लिखा गौण पदार्थों की प्राप्ति। अब ये गौण पदार्थ क्या है, तो देखिए पहले समझ लीजिए कि गौण पदार्थ क्या है। तो एक होते हैं प्रमुख पदार्थ और दूसरे होते हैं गौण। तो प्रमुख का मतलब होता है जो मुख्य होते हैं, और गौण का मतलब उसमें छिपे हुए होते हैं, यानी कि जो ज्यादा विशेष नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं गौण पदार्थ। तो देखो, वनों से हमें अनेक प्रकार की गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें बांस, बेंत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, ये सभी और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वनों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड नंबर का, यहाँ है चारागाह। क्या क्या आ जाता है, चारागाह। तो चारागाह का मतलब क्या होता है कि जहां पर जानवर चरे, जानवर क्या कर सके, चर सके, यानी जानवरों के लिए भोजन मिलता है वनों से। तो आपको यहाँ पर देखिए हाथी वगैरह ये जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करे, जानवर जो है वो जंगलों में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़िया अपना भोजन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर वनों से क्या होता है, हमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार का जानवरों के लिए क्या होता है, एक अच्छा चारागाह है। तो वन क्षेत्र जानवरों के लिए अच्छा चारागाह है, और वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं, घास भी मिलती है और पत्तियां भी मिलती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, फोर्थ नंबर का अपना इसमें हेडिंग डाली अपन ने, रोजगार। तो रोजगार भी हमें क्या होता है, वनों से प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोग वन से क्या है, विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने देखा महुआ बीनना और ये पत्ती तोड़ना वगैरह, ये छोटे छोटे से अपने रोजगार हैं, कुछ सीमित समय के लिए मिलते हैं। उन्होंने कहा होते कि नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों की तो इसी से आजीविका भी चलती है, मतलब पूरा जीवन यापन उसी से चलता है कि नहीं चलता है। तो देखें, वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। यानी वन जो है, वन पर 7.8 करोड़ व्यक्ति क्या है, आश्रित हैं। अगर वन नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं, कच्चे पदार्थ मिलते हैं, उनसे बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी महुआ वाली, तो महुआ से क्या होता है, शराब बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है।
इसी तरीके से महुआ होता है, विभिन्न प्रकार के और भी मतलब होते हैं जो हमें वनों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और तो जो उनसे लाएगा वहां पर, तो उसे क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। वो वहां से लाएगा वनों से, दुकानदार को बेचेगा, तो उसे ना कुछ तो लाभ मिल ही रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये है रोजगार की प्राप्ति। और करोड़ों व्यक्तियों का वनों से क्या है, रोजगार लगा हुआ है, और बहुत सारे हैं। फिर ये आते हैं अपने कितने हो गए, ये थे हमारे कौन से लाभ, प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ मतलब जो हमें दिखाई देते हैं, ये मैं आपसे बता ही चुका हूँ। अब आता है नेक्स्ट इसमें, और आ जाते हैं 5वां नंबर का पॉइंट और बता दिए अपन ने, एक था विदेशी मुद्रा मुद्रा का अर्जन। क्या होता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन। तो ये विदेशी मुद्रा क्या है, तो विदेशी मुद्रा का मतलब होता है जो हमें विदेशों से प्राप्त होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, विदेशी मुद्रा। तो होता क्या है कि जब हमारे यहाँ के वनों से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पदार्थ प्राप्त हुए, तो इन पदार्थों का हम निर्यात करते हैं, यानी इन पदार्थों को हम बेच देते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब हम विदेशों को बेचेंगे, तो वहां से हमें जो प्राप्त होने वाली धनराशि होगी, वो क्या होगी, विदेशी होगी कि नहीं होगी, वो लोग अपने पैसे देंगे और अपन लोग, तो ये है कि हमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन लिखते हैं, क्या लिखा है अपना, यहाँ विदेशी मुद्रा का अर्जन, तो यहाँ लिखा है वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल। ये तो आप लोगों ने देखा है दीपावली के डेंटिंग पेंटिंग वगैरह, पुताई वगैरह में करते हैं, तो उसमें डालते हैं। तो वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा क्या होती है, महंगी होती है, कॉस्टली होती है, उसका तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की फर्नीचर वगैरह जो बनाती है, कलात्मक वस्तुएं यही हैं। इन सभी को बेचने से हमें क्या होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीजें तो हमें दिखाई देती थी, क्या होती थी, दिखाई देती थी। तो ये सब हमारा आ गया प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें दूसरी हेडिंग डाली अपन ने, वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। कौन से हैं, वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। अभी तो अपन प्रत्यक्ष पे थे, अब आगे अप्रत्यक्ष पे। अप्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते। तो देखिए, पहली हेडिंग है इसकी कि जलवायु को सम बनाए रखना। क्या है, जलवायु को सम बनाए रखना। अब समझिए जलवायु को सम बनाए रखने का मतलब क्या होता है, कि जो वन है वो जलवायु को सम बनाए रखते हैं। सम का मतलब उसे बिगड़ने नहीं देते। जैसे गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्या है, कि जो गर्मी आप लोगों ने देखा होगा कि 3 महीने बारिश होती है, 3 महीने क्या होता है, गर्मी होती है, 3 महीने सर्दी होती है। ये सब वनों के ऊपर डिपेंड है। अगर अब पहले ये सब क्या था, नियमित तरीके से हो रहा था, कि नियमित तरीके से ठंड होती थी, उचित समय पर पानी गिरता था, उचित समय पर गर्मी होती थी। और वर्तमान की कंडीशन अगर देखा जाए, तो पता नहीं चलता कि 2 दिन ठंडी हो, उसके बाद 2 तीसरे दिन से अपन को गर्मी लगने लगे, 2 3 दिन के बाद फिर एकदम से फिर ठंडी हो जाए। बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, पता नहीं कब पानी गिरे। जब पानी की आवश्यकता है तब पानी गिर नहीं रहा है, और जब पानी की आवश्यकता नहीं है तो क्या नहीं होता। तो ये सभी चीजें, ये सब डिपेंड करती है किसके ऊपर, वनों के ऊपर। आज हमने क्या कर दिया, वनों को क्या कर दिया, अंधाधुंध कटाई की है। और जब वनों को हमने काटा है, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जलवायु हमारी क्या नहीं हो रही है, नियंत्रित नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि वन क्या करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने का, अर्थात सम बनाए रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वाला है अपना, इसी के अंदर जो सेकंड हेडिंग है, वो है वर्षा में सहायक। तो जो वन है, क्या है, वन, ये बारिश करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बादल, बरसात के मौसम में बादल दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वन होते हैं, ये बादलों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो बादल हैं, उसको पानी यहाँ पर क्या होता है, गिरता है। इसीलिए जहां पर ज्यादा घने वन होते हैं, क्या होते हैं, जहां पर ज्यादा घने वन होते हैं, यानी वृक्ष होते हैं, वहां पर पानी बहुत अधिक गिरता है। जैसे मौसम राम, मौसम राम, ये क्या है, अपन लोगों ने स्थान सुना है। यहाँ पर लगातार पानी गिरता ही रहता है, क्योंकि वहां पर क्या है, कि वनों की अधिकता है। फिर आ जाते हैं, तो देखो वन जो है वो क्या है, वन नमी से उन गुजरते हुए बादलों को क्या करते हैं, नमी प्राप्त करते हैं और वर्षा कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला है बाढ़ से रक्षा। क्या है, थर्ड नंबर का है अपना, बाढ़ से रक्षा। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि बोले सर ये बाढ़ से रक्षा कैसे हो सकती है, वन जो होते हैं ये बाढ़ से कैसे रक्षा करेंगे, है। तो समझिए कि वन पानी के वेग को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और बाढ़ के पानी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो बाढ़ का जो पानी है वो वन क्षेत्रों में फैल करके धीरे धीरे नदियों में क्या होता है, बह जाता है, और इससे बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, जितने भी आजकल गांव बसे हुए हैं, वो सब नदियों के किनारे हैं। क्यों, जितने भी गांव हैं, शहर हैं, सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब नदियों के किनारे बसे होने के कारण जैसे ही बरसात हुई, तो बरसात का जो पानी होता है नदियों से ऊपर आ गया, तो फिर गांव में भर जाता है, शहरों में भर जाता है। उन्होंने कहा बाढ़ आ गई। और अब जब वहां पे बहुत सारे वन होंगे, तो जो पानी अगर आएगा भी बाहर, तो वो कहाँ पे फैलेगा, वन क्षेत्र में फैलेगा। और वन क्षेत्र में जो पेड़ की जड़ें हैं बहुत सारी, तो ये क्या कर लेंगी, अधिकतर सोख लेती हैं, और उसके वेग को, जल के वेग को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं।
और जब जल का वेग कम हो जाता है उसके बाद वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वन क्षेत्र में फैल गया। और जब नदी के पानी का निकलने का धीरे धीरे नदी का पानी कम होता गया तो वो पानी भी धीरे धीरे आता गया, और कुछ समय बाद वो पानी वहां वन क्षेत्र में जो फैला था वो नदी के माध्यम से बह करके चला जाता है। इस तरीके से बाढ़ की कंडीशन निर्मित नहीं हो पाती है। तो ये क्या करते हैं, बाढ़ में सहायता करते हैं। फिर है भूमि के कटाव को रोकते हैं। तो ये जो है, वन जो होते हैं इनमें जो पेड़, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या किए रहते हैं, अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को जकड़े रहते हैं, और इतनी जोर से जकड़े रहते हैं कि ये फिर मिट्टी क्या होती है, वहां से कट नहीं पाती है। तो ये मृदा के कटाव में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अपन लोगों ने पढ़ा भी है मृदा संरक्षण, पहला ही क्वेश्चन है, पहले वाले पार्ट में पढ़ा था मृदा संरक्षण। फिर आ जाते हैं, और जब भूमि का कटाव नहीं होगा तो भूमि कैसी बनी रहेगी, उपजाऊ बनी रहती है। तो वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह बह नहीं पाती है, इससे मृदा के पोषक तत्वों में कमी नहीं आती है, और मृदा जो होती है वो कैसी बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है। तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट और देख लेते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य। तो वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य की वृद्धि होती है, जिससे यहाँ पर देशी व विदेशी पर्यटकों को क्या होते हैं, जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वन हमारी क्या करते हैं, देश की जो है प्राकृतिक सुंदरता को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोगों को इतना याद रखना है, 5-5 पॉइंट याद नहीं करने हैं, कम से कम 3-3 पॉइंट याद होने चाहिए। 3 हमारे प्रत्यक्ष लाभ और 3 हमारे अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पढ़ लेना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।